नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आज है नेशनल साइंस डे। आज ही के दिन 1928 में सर सीवी रमन द्वारा हुई थी रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा। खोज के चलते सीवी रमन को मिला था 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। भारत को जल्द ही मिलेगा एक और ऑपरेशनल स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुलसेकरेपट्टिनम में। भारत कर सकेगा अधिक संख्या में रॉकेट लॉन्च। और जस्टिस एएम खानविलकर होंगे देश के नए लोकपाल। राष्ट्रपति ने 6 सदस्यों के साथ की नियुक्ति। पिनाकी चंद्र घोष थे पिछले लोकपाल। आइए खबरों की शुरुआत करें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, भारत की टेक्नोलॉजी का और भारत के साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे देश का विज्ञान महोत्सव है। दरअसल 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की गई थी। यही तो वो खोज थी जिसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन इस खोज के बाद विज्ञान में नोबेल पाने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। आप ये भी ध्यान दीजिए कि पहली बार 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। आइए अब जिस कारण से नेशनल साइंस डे मनाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। आइए समझते हैं रमन इफेक्ट को, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एक बार सर सीवी रमन इंग्लैंड से भारत की ओर जा रहे थे। रास्ते में पड़ा भूमध्य सागर और सीवी रमन इसके नीले रंग को देखकर सोच में पड़ गए। देखिए, भारत में एक प्रख्यात देशी कलाकार भी हैं जो अति तीव्र वेग से गाने गाते हैं और गाने लिखते भी हैं। इन्होंने गाना लिखा था आज ब्लू है पानी पानी। मतलब इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि जनाब आज पानी ब्लू है, लेकिन सीवी रमन साहब इस सोच में पड़ गए कि पानी आखिरकार ब्लू क्यों है। इसी खोजी प्रवृत्ति को ही शास्त्रों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाता है। हालांकि सीवी रमन की खोज के पहले यह कारण प्रचलित था कि पानी आसमान के रंग की वजह से नीला दिखता है क्योंकि पानी आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। खैर, सीवी रमन इस कारण से संतुष्ट नहीं हुए और लग गए एक्सपेरिमेंट में। लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली उनको सफलता मिली और इसी सफलता को नाम दिया गया रमन इफेक्ट। देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें तो रमन इफेक्ट के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को बिखरा देते हैं, फैला देते हैं। इसी अंतःक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है और प्रकाश के रंगों के बिखरने और बंटने के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। इसी के कारण समुद्र का रंग नीला नजर आता है। चलिए रमन इफेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जब किसी पारदर्शी पदार्थ पर फोटोन टकराते हैं तो इस पदार्थ से टकराकर ये फोटोन स्कैटर्ड हो जाते हैं, अर्थात ये फोटोन अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं या बिखर जाते हैं। सीवी रमन ने देखा कि अलग अलग दिशाओं में फैले या स्कैटर्ड हुए अधिकतर फोटोन की ऊर्जा वही थी जो टकराने वाले फोटोन की थी। तकनीकी भाषा में अधिकांश फोटोन की ऊर्जा या आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वही थी जो आपतित फोटोन की थी। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ने सीवी रमन के दिमाग की बत्ती जला दी। सीवी रमन साहब ने देखा कि लगभग 1 करोड़ फोटोन में से एक फोटोन ऐसा था जिसकी स्कैटरिंग के बाद ऊर्जा कम या अधिक हो गई, यानी स्कैटरिंग के बाद फोटोन की ऊर्जा बदल गई। तो ऐसे फोटोन को जिनकी आपतित ऊर्जा और प्रकीर्णित ऊर्जा की वैल्यू बदल जाती है रमन प्रकीर्णित फोटोन कहते हैं और इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं। यहां ये याद रखिए कि ऊर्जा परिवर्तन का मतलब है फोटोन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। देखिए, यह एक अद्भुत खोज थी। इसके बाद ही क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का पता लगाना पॉसिबल हुआ, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है। इसकी खोज के 1 दशक बाद ही लगभग 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। इस खोज से यह भी तय हो गया कि प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं या फोटोन का बना हुआ है, यानी प्रकाश 2 तरह के लक्षण दिखाता है। कुछ लक्षणों में प्रकाश
तरंगों के जैसा बिहेव करता है और कुछ में प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं के जैसा बिहेव करता है। आपको यह भी याद होगा कि चंद्रयान ने चांद पर पानी होने का पता लगाया था। इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। कार्बन नैनो ट्यूबों और हीरों की गुणवत्ता और गुणों के अध्ययन करने के लिए भी रमन प्रभाव का उपयोग किया जा रहा है। डीएनए या आरएनए के विश्लेषण में भी व्यापक पैमाने पर रमन इफेक्ट उपयोग में लाया जा रहा है। फॉरेंसिक साइंस में पैकेट्स या बक्सों को बिना खोले उनके अंदर मौजूद सामानों जैसे मादक पदार्थों के डिटेक्शन में रमन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि कई वैज्ञानिक रमन प्रभाव के आधार पर नई खोज भी कर चुके हैं। जैसे वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी का रमन प्रभाव के साथ उपयोग करके ट्यूमर्स की जांच के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ब्लड टेस्ट गुजरे कल की बात हो जाएगी, क्योंकि बाहर से ही रोगी के ब्लड का रमन स्पेक्ट्रम लेकर इसमें मौजूद ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आदि का सटीक आकलन किया जा सकेगा। भारत जल्द ही उन विशिष्ट देशों में शामिल हो जाएगा जिसमें एक से अधिक स्पेस पोर्ट संचालित करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि लगभग 2 सालों में भारत के पास अपना एक दूसरा ऑपरेशनल स्पेस पोर्ट होगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन और जापान ही 2 या 2 से अधिक स्पेस पोर्ट संचालित करने के लिए जाने जाते हैं। 2 या 2 से अधिक स्पेस पोर्ट होने से लचीलापन और अधिक संख्या में रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता मिलेगी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से वर्चुअली इस नए स्पेस पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस आगामी स्पेस पोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास अनुष्ठान कुलसेकरपट्टिनम लॉन्च स्थल पर किया गया। यानी भारत का नया स्पेस पोर्ट कुलसेकरपट्टिनम कहलाएगा। यह लगभग 2300 एकड़ में फैला हुआ है। आइए अब थोड़ा भारतीय स्पेस पोर्ट के इतिहास को समझते हैं। देखिए, भारत ने अपने पहले स्पेस पोर्ट यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना वर्ष 1971 में की थी। यह स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड पर स्थित है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि श्रीहरिकोटा आइलैंड एक बैरियर आइलैंड है। इसके बाईं ओर पुलिकट झील है और दाईं ओर बंगाल की खाड़ी। यानी श्रीहरिकोटा बैरियर आइलैंड पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत का पहला स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। हालांकि जब यह बना था तब इसका नाम श्रीहरिकोटा रेंज था, लेकिन 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन जी के मरने के बाद उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। खैर, अपनी स्थापना से लेकर अभी तक श्रीहरिकोटा भारत का एकमात्र स्पेस पोर्ट है जहां से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। जैसे चंद्रयान सीरीज, मंगलयान, आदित्य L1 और भारत के स्पेस स्टार्टअप के सभी प्रतिष्ठित मिशन यहीं से लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही साल 2023 में एक निजी फर्म अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड का उद्घाटन भी किया था। तो अब सवाल यह है कि भारत को नए स्पेस पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेस पोर्ट की जगह के लिए कुलसेकरपट्टिनम को ही क्यों चुना गया। देखिए, कुलसेकरपट्टिनम तमिलनाडु में है और यह कन्याकुमारी से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। यानी यह भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर है और भारत के दक्षिणी सिरे के बहुत करीब है। यह पास में ही बहने वाली कारुमेनी नदी के मुहाने पर स्थित है। आइए अब श्रीहरिकोटा की विशेषताओं और कमियों को समझते हैं ताकि कुलसेकरपट्टिनम की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में आ जाए। देखिए, श्रीहरिकोटा भारी रॉकेटों को भूमध्य रेखीय कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीहरिकोटा और कुलसेकरपट्टिनम दोनों भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। हालांकि कुलसेकरपट्टिनम श्रीहरिकोटा से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण में है। पूर्वी तट से लॉन्चिंग में फायदा क्या होता है? पूर्वी तट पर कहीं से भी लॉन्च किए गए रॉकेट पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व रोटेशन के कारण अतिरिक्त वेग प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रीहरिकोटा की एक समस्या भी है। ये समस्या क्या है? यह है रॉकेट की ध्रुवीय कक्षा। दरअसल जब श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय कक्षाओं की ओर रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो यह दक्षिण की ओर उड़ान भरता है और श्रीलंकाई जमीन के ऊपर से उड़ता है। और रॉकेटों के आबादी वाले क्षेत्रों में उड़ान भरने के कई जोखिम होते हैं, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और आबादी को खतरा हो सकता है। इसलिए श्रीहरिकोटा से दक्षिणी ध्रुव की ओर किए जाने वाले सभी लॉन्चिंग इस तरीके से की जाती हैं कि रॉकेट एक दूर का चक्कर लगा के और श्रीलंका के ऊपर उड़ने से बच सके। लेकिन इस रास्ते से रॉकेट अधिक ईंधन खर्च करता है। इससे रॉकेट के प्रदर्शन और पेलोड ले जाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। हालांकि यह प्रभाव बड़े रॉकेटों में ज्यादा महसूस नहीं किया जाता, लेकिन यह छोटे रॉकेटों जैसे कि SSLV और भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए जा रहे रॉकेटों को जरूर प्रभावित करता है। अब यह भी जानिए कि छोटे रॉकेटों को बनाना और असेंबल करना आसान होता है,
और उन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। खासतौर पर छोटे रॉकेट उन विदेशी और घरेलू ग्राहकों के लिए भी बहुत आकर्षक हैं जो कम लागत पर छोटे उपग्रह लॉन्च करना चाहते हैं। साथ ही उपग्रह छोटे और अधिक कुशल होते जा रहे हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर छोटे रॉकेटों पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की मांग भी बढ़ रही है। तो अगर भारत को आने वाले सालों में इस उभरते अवसर का अधिकतम फायदा उठाना है तो भारत के पास ऐसे छोटे रॉकेट्स के लिए एक समर्पित स्पेसपोर्ट होना जरूरी है। यहीं पर कुलशेखरपट्टिनम की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक स्पेसपोर्ट को बनाते वक्त विभिन्न फैक्टर्स जैसे भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति और विशाल निर्जन भूमि की अवेलेबिलिटी आदि पर विचार किया जाता है और कुलशेखरपट्टिनम इन सारी परीक्षाओं में खरा उतरता है। जल्दी से कुलशेखरपट्टिनम की लोकेशन को मैप पर देखिए। अब यहां से रॉकेट श्रीलंका के ऊपर से उड़े बिना ध्रुवीय कक्षाओं में भेजा जा सकता है। इस तरह यहां से रॉकेट ईंधन कुशल तरीके से उड़ पाएगा और ध्रुवीय कक्षाओं में अधिकतम पेलोड पहुंचा पाएगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में औद्योगिक और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार ने थुथुकुडी जिले में एक अंतरिक्ष औद्योगिक और प्रणोदक पार्क की स्थापना की भी घोषणा की। ये सुविधा 2000 एकड़ में फैली होने की उम्मीद है। नए स्पेस पोर्ट के पास ऐसी सुविधा होने से कुशल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुनिश्चित होगा। हाल ही में खबर आई है कि जस्टिस AM खानविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी होंगे, जबकि लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की होंगे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पिछले लोकपाल थे। पिनाकी चंद्र घोष ने 2022 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना चल रहा था। पिनाकी चंद्र घोष के बाद लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर को पद खाली होने के लगभग 2 साल बाद लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। आपको बता दें कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाती है। चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। इसी के साथ लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए अब देश के नए लोकपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। आपको बता दें कि अपने करियर के शुरुआती दौर में जस्टिस AM खानविलकर मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। खानविलकर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। अपने रिटायरमेंट तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया था। न्यायमूर्ति खानविलकर ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने तक के ऐतिहासिक फैसलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में भारत की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न के रूप में चुना गया है। दरअसल संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद, जिसका नाम है राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, नई दिल्ली ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी रत्न के रूप में चुना है। आपको बता दें कि अकादमी की यह फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है जो किसी भी समय 40 लोगों तक सीमित है। ये 6 प्रतिष्ठित हस्तियां हैं: विनायक खेडेकर, R विश्वेश्वरन, सुनैना हजारीलाल, राजा और राधा रेड्डी, दुलाल रॉय और DP सिन्हा। आपको बता दें कि अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। इसी के साथ जनरल काउंसिल ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक आदिवासी संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान, छात्रवृत्ति के क्षेत्र से 92 कलाकारों का चयन किया है। ध्यान दीजिए कि चुने गए पुरस्कार विजेता समग्र रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। इसके अलावा ये प्रतिष्ठित कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों आदि के रूप में व्यक्त प्रदर्शन कला रूपों के संपूर्ण दायरे को कवर करते हैं। गौरतलब है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के तहत 1 लाख रुपए और इसके अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अकादमी की सामान्य परिषद ने वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 युवा कलाकारों का भी चयन किया है। गौरतलब है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में 25,000 रुपए के अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम भी दिया जाता है। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान व्यक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है और निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। यह वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित है, जो सरकारी जीवाजी वेधशाला के पास स्थित है। इसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इस घड़ी में 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 1 घंटा अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायलिंग के अनुसार यानी ISD के अनुसार 48 मिनट का होगा। बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ। बायो एशिया एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाइफ साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, मेडटेक और हेल्थटेक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसे तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम डेटा और AI संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना रखी गई है। इस सम्मेलन में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियां, अनुसंधान संस्थान, शिक्षाविद, निवेशक, सेवा प्रदाता और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए 37वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अफ्रीका क्लब बनाने की पहल की। यह अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का गठबंधन होगा। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और अफ्रीकी संघ का एजेंडा 2063 के साथ अपने कार्यों को जोड़कर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अफ्रीका के प्रभाव को बढ़ाना है। इसके उद्देश्यों में नवीन वित्तीय उपकरणों को पेश करना, ऋण प्रबंधन चर्चाओं के लिए एक स्थान प्रदान करना और अफ्रीकी देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना शामिल होगा। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की और बताया कि पेयजल के मामले में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर कुल 130 अवार्ड दिए जाएंगे। मंत्रालय की घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मार्च को पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार देश भर के शहरों और राज्यों द्वारा जल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देगा। साथ ही इसी कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने वाली अमृत मित्र पहल की भी शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य घरेलू जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए शहरी जल प्रबंधन गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है। यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 33 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये कारनामा नेपाल के खिलाफ नेपाल त्रिकोणीय T20 श्रृंखला में उन्होंने करके दिखाया। आपको बता दें कि इस रिकॉर्ड से पहले T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के खिलाड़ी कुशाल मल्ल के नाम था। वहीं भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने यह कारनामा 35 बॉल पर करके दिखाया था और वे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनके साथ 2 अन्य बल्लेबाज भी तीसरे स्थान पर हैं। यदि हम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो यह रिकॉर्ड AB डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने मात्र 31 बॉल पर अपना शतक पूरा किया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं? अगला प्रश्न है, भारत के नए स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कुलशेखरपट्टिनम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका उपयोग रॉकेट को ध्रुवीय कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। कुलशेखरपट्टिनम कारुमेनी नदी के मुहाने पर स्थित है। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉटों में शामिल नहीं है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत, बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन या फिर विंग कमांडर अभिनंदन बागरी? सही जवाब है विंग कमांडर अभिनंदन बागरी। अगला प्रश्न था, हाल ही में तंगैल साड़ी को जीआई टैग मिलने पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद हो गया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होनी है। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी देने हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।